नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर इज किंग में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। क्रिसमस अभी बीता है, नया साल और उसका जोश और उत्साह लोगों में देखते ही बन रहा है। ज़्यादातर हिल स्टेशन, बीच और ऐसी तमाम जगहें जहां लोग नए साल का जश्न मना सकते हैं, वैकेशन पे जा सकते हैं, ये सभी जगह भीड़ भाड़ से भरी पड़ी हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस उत्साह के साथ एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और इस वेरिएंट का असर इस कदर है कि हर गुजरते दिन के साथ जो आंकड़े हैं, जो एक्टिव केसेस की संख्या है, वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में कुछ मौतों ने भी चिंता बढ़ा दी है। तो ये जो नया वेरिएंट है, ये किस तरह क्या है? क्या इस नए वेरिएंट से हमें चिंता करनी चाहिए? क्या इस नए वेरिएंट से बचने के उपाय पहले जैसे ही हैं या कुछ और ज्यादा अपग्रेड मेडिकल प्रोटोकॉल में नजर आया है? और इसके साथ ही चूंकि हम छुट्टियों पर रहेंगे, लापरवाही जरूर हो जाती हमसे, इस दौरान हमारा जो जश्न है उसके रंग में भंग न पड़ जाए, इसका किस तरह से ध्यान रखना है, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे आज की इस विशेष विश्लेषण में। और चर्चा में हमारे साथ तीन खास एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं। पर सबसे पहले परिचय करा दूं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमारे साथ हैं डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा, सेक्रेटरी जनरल ऑर्गेनाइज मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड ओमैक्स से। डॉक्टर ईश्वर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और लवली सिंह हैं, जानी माने योग गुरु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मेरे जहन में जो सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि पिछले दिनों हमने देखा कि हमारे आसपास और हम खुद भी ज़ुकाम, सर्दी, वायरल इन्फेक्शन और मौसम के बदलाव की वजह से जो तकलीफ़ें हैं उससे पीड़ित रहे। अमूमन हम देखते हैं कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो ये समस्याएं आम हो जाती हैं और ऐसे में कोरोना की इस नए वेरिएंट की दस्तक, ये एक तरह का मिक्स बन जाता है और वहां पर पहचानना बड़ा मुश्किल। किस तरह की कंफ्यूजन आ रही है? मेरे ख्याल से आपके ओपीडी वगैरह में भी इस तरह के चैलेंजेस आ रहे होंगे। ये बिल्कुल सही कहा प्रशांत जी आपने। देखिए, अगर हम कोरोना का ग्राफ भी देखें तो हर बार दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है उसमें काफी अपटिक आता है, काफी संक्रमण बढ़ जाता है। और जो नए म्यूटेशंस होते हैं, जैसे हम बात करें 2020 में तो अल्फा गामा बीटा 2020 दिसंबर में आया, वहीं ओमिक्रॉन 2021 के दिसंबर में आया। तो ये जो महीने होते हैं ये काफी अनुकूल होते हैं इस वायरस के लिए और इस वजह से हम तेजी से संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हैं। अब जैसा आपने कहा कि ये फ्लू का भी सीजन होता है और ऐसे में काफी सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम इस तरह की समस्याएं रहती हैं और ऐसे में दोनों के लक्षण क्योंकि मिलते जुलते हैं तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक, ट्रैवल हिस्ट्री कई बार लोगों की होती है कि वो ऐसी जगह से होकर के आ रहे हैं या आपने बहुत ज्यादा ऐसे पब्लिक स्पेसेस में काफी पार्टी करी है या गैदरिंग्स में रहे हैं आप, तो ये सब हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा हेल्प करती है हमें ये जानने में कि क्या ये कोविड हो सकता है। और साथ ही में जो लक्षण होते हैं, ज्यादातर हम जो कोविड में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा थकान जो है, फटीग जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर होता है। वही अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये अच्छी बात है कि इस वक्त ज्यादा है, लोअर रेस्पिरेटरी ज्यादा नहीं है। तो ज्यादातर जो है नाक बंद होना या बहुत ज्यादा रनी नोज होना भी हो सकता है। वही गले में खराश होना या खांसी होना, बदन दर्द, सर दर्द, ये सब समस्याएं ज्यादातर हम देख रहे हैं। और ये जरूरी है कि हम 2-3 दिन खुद को थोड़ा आइसोलेट करें। जो भी हमारे लक्षण हैं उनको देखते हुए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, किसी ना किसी डॉक्टर के संपर्क में रहें। और जो भी हमारे लक्षण आ रहे हैं उनसे हम लगातार बात करते रहें, किस तरह की दवाइयां लेनी है, क्या हमें करना है। ये सब जानकारी अगर हम डॉक्टर से लेते रहे तो हमने देखा है कि ज्यादातर 5 से 7 दिन के अंदर जो है लोग रिकवर हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जैसा हमने डेल्टा के साथ देखा था कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा था, ये अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो JN1 के साथ एक अच्छी बात यह है कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि माइल्ड केसेस सामने आ रहे हैं। हम सिवियर केसेस जो है वो ज्यादातर नहीं देखने को मिल रहे हैं। केवल जो ऐसे लोग होते हैं जिनको पहले से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उम्र दराज है या पहले से बहुत ज्यादा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, तो इन लोगों में कई बार जो है इन्फेक्शन सिवियर हो जाता है और दिक्कत ज्यादा होती है। लेकिन आमूमन तौर पर अगर हम देखें तो सब जनरली अच्छे से रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और यही अच्छी बात है
केवल हमें एहतियात रखने की जरूरत है और ये कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा जब भी कर सके कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, तो हम इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि जो वायरस है अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं JN1, जिसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी माना है WHO ने, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि ये फैल तेजी से रहा है लेकिन सिवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं है। तो हमें कोशिश इस वक्त यही करनी है कि हम इसको फैलने से रोक सके, और वही प्रयास इस वक्त होना चाहिए। बिल्कुल, इसे फैलने से रोकना और एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसको समझना होगा। डॉक्टर ईश्वर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा। अब देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जो लेटेस्ट डेटा आ रहा है उसमें भी जो है वो आंकड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 425 के करीब अब केसेस सामने आ रहे हैं। जो डेटा हम दिखा रहे हैं उसमें 600 के करीब डेटा सामने आया है। इसके पहले भी हमने 750 के करीब पिछले दिनों डेटा देखा था। ये फ्लक्चुएशन है, लेकिन इस फ्लक्चुएशन में भी हम देख रहे हैं कि आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा है, और मौतें जब होती हैं वायरस की वजह से थोड़ा चिंता बढ़ जाता है। ज़रा विस्तार से बताएं इस वेरिएंट के बारे में, क्या मालूमात सामने आ रही है, किस तरह का क्योर हो रहा है, और मौतें जो हैं क्या वही केस ट्री है, जो लोग डायबिटिक हैं या जो जिनको पहले से ही कुछ ऐसी बीमारियां हैं उन केसेस में मौतें आ रही हैं? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि तीन चीजें अलग अलग है। एक है कोविड, दूसरा है कोविड का खौफ, और तीसरा है गूगल मैनिया। और हम फिर से उसी दौर से जा रहे हैं कि लोग गूगल कर रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और हालात ऐसे है कि इतना सीरियस प्रॉब्लम है ही नहीं। जो आप नंबर ऑफ केसेस बता रहे हैं, 143 करोड़ के देश में अगर 300-400 केस आते हैं, वो भी माइल्ड है, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, कोई हॉस्पिटल में नहीं पहुंच रहा है। और मौतें भी जो बता रहे हैं, JN.1 से एक भी मौत अभी तक हुई नहीं है। ये मौतें जो हुई है दूसरे कोविड से हुई है। और तीसरी चीज ये है कि फिलहाल हमारे पास H1N1, H3N2, ये इन्फ्लुएंजा ए टाइप के दो वायरसेस बहुत ज्यादा कॉमन है। और RSV, रिस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, ये ज्यादा कॉमन है। तो अगर ये तीनों वायरस कॉमन है कोविड के साथ, तो हमारे पास डायग्नोस्टिक डिलेमा है कि ये बीमारी इन्फ्लुएंजा है या कोविड है। कोविड टेस्ट लोग करा नहीं रहे, इन्फ्लुएंजा के टेस्ट बहुत महंगे हैं इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो 3-4 दिन में लोग ठीक हो जाते हैं। 92%, 93% लोग जो जिसको प्रॉब्लम है वो अस्पताल या डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोविड 19 का जो ये सब वेरिएंट आया JN.1, ये है BA.2.86 का लिनिएज वाला। और ये हमारे पास ओमिक्रॉन ने पिछले 1.5 साल में या 2 साल से भारत को सब चीजों से मुक्त किया है। मैंने इसको ओमिक्रॉन को कहा है कि ये वेरिएंट ऑफ सपोर्ट है भारत देश के लिए। इकोनॉमी खुली, टूरिज्म खुला, सोशलाइजेशन खुला, स्कूल्स कॉलेजेस खुले, ये सब खुल गया। तो इसके बाद अभी खाली न्यू ईयर आ रहा है, उसके लिए लोग पता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको खाली जो एहतियात है, इन्हें इंडिया में सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये बोलना कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करो, ये खाली थ्योरेटिकल बात है। जो सैनिटाइजेशन है, ये पर्सनल हेल्थ हाइजीन का इशू है। किसी ने सैनिटाइज यूज किया कि नहीं किया, ये भी हमें पता नहीं चलता है। हमें क्या पता चलता है? मास्किंग। और हमें अगर कोई मास्क लगाने को कहे और लगाए तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप ये कोविड से नहीं, फ्लू से, जो फिलहाल पोल्यूटेंट चल रहे हैं, एलर्जन चल रहे हैं, इस सब से आपको निजात मिलती है। और इसके वजह से अगर मास्क लगाना है, खास करके जो ऐसे जो 60+ के पॉपुलेशन है, या उनके घरों के लोग हैं कि जो बाहर जा रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं, और उनके घर में बाकी अपने बुजुर्ग लोग को आके इन्फेक्शन दे सकते हैं, उनको बचाना है, उनको मास्क लगाना है। बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो टेस्टिंग हो रही है वो भी टारगेटेड टेस्टिंग हो रही है, इसलिए उस पर से हमको अनुमान लगाना कि कैसे 400 हो गए, 600 हो गए। खाली हम एक बोल सकते हैं कि 6 दिसंबर के दिन 115 केसेस थे, और 21 दिसंबर के दिन ये केसेस बढ़ के 630 के आसपास हो गए। उसके बाद में जो आंकड़ा चल रहा है 21 दिसंबर से अभी तक 6 दिनों में, ये लगभग 400, 500, 300, 600 ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा अपटिक हुआ नहीं है। इसलिए मेरी फिलहाल दरख्वास्त ये है कि अगर ऐसा कोई बहुत सीरियस वायरस होता तो WHO उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहने देता, वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करता। ऐसा कोई डिक्लेरेशन आया नहीं है। ये वायरस 40 कंट्री में ऑलरेडी मौजूद है 6-7 महीनों से, वहां कुछ नहीं कर रहा है। ये वायरस सिंगापुर की पॉपुलेशन बंबई से 1/4 है, लगभग 56 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। वहां 66,000 लोगों को इन्फेक्शन कल हुआ है, वहां कुछ नहीं कर रहा है। तो हमें इतना डरने का जरूरत नहीं है कि हम लोग कोई एडवाइजरी आ जाए, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन करें, लोगों का रीसोशलाइजेशन नहीं होने दे, सोशलाइजेशन नहीं होने दे,
न्यू ईयर के लिए लोग भीड़ भाड़ नहीं करें, ये इम्पॉसिबल है। और अगर आप ऐसी गाइडलाइन लाते भी है तो कोई मानने वाला नहीं है। तो एंजॉय योर न्यू ईयर, ये पार्ट खाली आपको बंद रखना है अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, या कहीं आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है या कोमॉर्बिडिटी वाला है। कोमॉर्बिडिटी में भी हाइपरटेंशन तो लगभग 1/3 लोगों को है। तो अनकंट्रोल कोमॉर्बिडिटी, अनकंट्रोल डायबिटीज, अनकंट्रोल जो प्रॉब्लम है उन लोग को प्रॉब्लम है। तो हम लोग ये 60+, मैं भी 66 ईयर ओल्ड हूँ, मैं क्या करूँ, मास्क लगा के घूमूं गाँव में? जरूरत नहीं है। अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ हुआ नहीं अभी तक, दो चीजें याद रखना है, हमारे में से लगभग 95% लोगों को कभी ना कभी कोविड होके गया है। दूसरी चीज, 75% लोगों ने वैक्सीन लिया है। और इसका हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है, ये कोई भी वेरिएंट सब वेरिएंट आए, जब तक कोई नया वेरिएंट नहीं आया, हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा होके गए, डेल्टा से खतरनाक ओमिक्रॉन है ही नहीं, तो उसके बराबर का या उससे खतरनाक वेरिएंट नहीं आता है, तब तक कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्या करना है फिलहाल, ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वेरिएंट ऑफ जब तक इंटरेस्ट है, ये कॉमन लोगों के लिए कुछ काम का नहीं है। ये सिर्फ सरकार के लिए, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, या होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके काम का है। और आप प्रिपेयर्डनेस ड्रिल करते रहिए, लेकिन प्रिपेयर्डनेस ड्रामा मत कीजिए। प्रिपेयर्डनेस ड्रिल के साथ साथ अगर आप लोगों को ये खाली टीवी क्लिप दिखा रहे हैं, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर, अरे है वो, हमारे पास प्रिपेयर्डनेस 4 साल पहले से आज बहुत अच्छा है। और ये प्रिपेयर्डनेस पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस चाहिए, सिर्फ कोविड के लिए नहीं, कोई भी बीमारी है हम लोग प्रिपेयर्ड है। तो आपका ऑक्सीजन बेड है, या ऑक्सीजन की डिमांड है, या आईसीयू है, या वेंटिलेटर है, ये आपके साल के 12 महीने चाहिए आपको। अगर कोई कहते कि हमने इतने बेड रिजर्व कर दिए कोविड के लिए, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जरूरत नहीं है करने की। उसकी वजह से दूसरे मरीज बढ़ जाएंगे, बताएंगे नहीं बेड नहीं है क्योंकि हमारा कोविड के लिए बेड रिजर्व है। तो बहुत जगह ऐसा हो रहा है और ऐसा हुआ है। तो जो ये पैरेलल प्रॉब्लम होता है, इसके वजह से जो हमारे कोलेटरल डैमेज होता है, ये काफी ज्यादा हुआ है। सिर्फ टीबी की वजह से हमारे देश में 2021 में 5 लाख लोगों की मौत हुई है, 6,95,000। और पूरे कोविड से 3 साल के अंदर 5,30,000 की मौत हुई है। तो हम लोग टीबी को निगलेक्ट करके इतने मौत एक्स्ट्रा होने दिए। ऐसे ही कई बहुत बीमारियों की मौतें हुई है लोगों की। बिल्कुल तो अब बहुत हमें पैरेलल डैमेज न हो, कोलेटरल डैमेज न हो, इसका ध्यान रखना है। और कोविड मैनिया जो है, ये कोविड मैनिया से बाहर आना है। कोविड बिल्कुल के लिए आप करो, लेकिन अगर आपके पास इन्फ्लुएंजा का कोई प्रोग्राम नहीं है, नेशनल प्रोग्राम, आरएसवी का प्रोग्राम नहीं है, तो कोविड के लिए भी कोई अलग प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। आप खाली इन्फ्लुएंजा रिलेटेड वायरस का एक ही प्रोग्राम करो और उसमें से डिफ्रेंशिएट करते रहो। और बिल्कुल लास्ट चीज ये बताना चाहूंगा कि अभी जो वैक्सीन हमारे पास है, ये JN.1 कवर नहीं करते हैं। तो हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को अलर्ट कर दे कि आपको जरूरत पड़ सकती है वैक्सीन बनाने की, जो जिसको JN.1 या नए नए वेरिएंट सब वेरिएंट ले ले। ICMR ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जितने प्रकार के सब वेरिएंट अभी चल रहे हैं, उसके सब नमूने उनको लैब को दे दिए, कोवैक्सीन वाली कंपनी को दे दिए। तो वो जो वैक्सीन बनेगा नया, ये सब पे काम आएगा। लेकिन वैक्सीन कंपनी कोई वैक्सीन नहीं बनाएगा जब तक आप उसको एडवांस ऑर्डर दे। तो आपको ये प्लानिंग करना है कि हमको वैक्सीन लग सकता है कि नहीं लग सकता है। लगा तो एडवांस ऑर्डर देना है, एडवांस पेमेंट करना है, नहीं तो कोई कंपनी वैक्सीन बनाएगा नहीं, क्योंकि उनका कई वैक्सीन वेस्ट हो जाते हैं। तो हमें ये सब ढंग में कॉमन लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कॉमन लोग बिल्कुल अपने अपने एंजॉय करो। बिल्कुल जो साइंटिफिक बिल्कुल सही कम्युनिटी है, बात आपने गवर्नमेंट कही कम्युनिटी है, डॉक्टर ईश्वर, जो बहुत सही बात आपने कही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कि है, वो काम करते हैं। किसी तरह का जो पैनिक है वो नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही जो बातें बहुत ही बेहतर तरीके से कि अंदरूनी तौर पर जो एक डिफरेंशिएशन होता है, जिस तरह का फर्क होता है, वो किस तरह से पैदा होता है। और फिलहाल इसमें किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। एहतियात पहले भी आवश्यक था, एहतियात अभी भी आवश्यक है, और ये हमारी आपकी सभी की जिम्मेदारी है। चलिए लवली, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में बार बार इम्यूनिटी का जिक्र होता है, बार बार अपने बेहतर तरीके से अपनी लंग्स, अपनी सांसों को संभालने का जिक्र होता है। तो बताएं, क्या आपकी ओर से एडवाइस होगी? जी, जैसे कि मैं दोनों डॉक्टर्स को सुन रही थी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, और जो उनका मैसेज है वो एक ही है, और मैं भी वही मैसेज देना चाहूंगी कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल आप बिना सोचे, क्योंकि अभी स्ट्रेस जब आप लेंगे तो आप कुछ भी करेंगे, अगर आप खाएंगे आपकी बॉडी को नहीं लगेगा, आप कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी को नहीं लेना है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कुछ भी नहीं होगा। और बस ये ध्यान रखना है कि ये बहुत जरूरी है कि जब हम अपनी बॉडी को पूरे दिन भर चलाते रहते हैं, तो
आप 15 से 20 मिनट कम से कम इतना तो रोज आप दे सकते हैं। चाहे कोई भी, आपको इस चीज के लिए किसी भी पेंडेमिक के आने का इंतजार नहीं करना है। वैसे भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत जरूरी है कि आप हेल्दी रहें। तो 15 से 20 मिनट कम से कम, अगर आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 15 से 20 मिनट रोज जरूर निकालिए। और आप प्लीज इस चीज के लिए अपने आप को एटलीस्ट कोई एक्सक्यूज मत दीजिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि मैं बहुत क्लियर और डायरेक्ट ये बोलती हूँ कि अगर आप अभी अपने आप को टाइम नहीं देंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा, एक एज ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ अपने लिए ही टाइम देना पड़ेगा। और आप जो है अपने टेस्ट कराने में बिजी रहेंगे, और आपको सब कुछ छोड़ के जो है ना डॉक्टर्स के पीछे लगना पड़ेगा। तो आप 15 से 20 मिनट योग जरूर करें। बाहर कुछ भी रीजन हो, जिसमें सबसे बेसिक है आपको मेडिटेट करना है। उसका मेन वजह ये होती है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। दूसरा जो पहलू होता है, आपको स्ट्रेचेस, जो बेसिक स्ट्रेचेस हैं, आप वो करते रहिए। आप एडवांस नहीं कीजिए, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ेगी। पर बेसिक स्ट्रेचेस बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेच होता रहे। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो आपकी मसल स्ट्रेच होती है, और आपके सेल्स तक पूरे अच्छे से ऑक्सीजन का फ्लो होता है। जब ऑक्सीजन का फ्लो होता है तो आप अच्छा फील करते हैं, आप खुश होते हैं। आप खुशी से आप जो भी करेंगे, आप जिस भी प्रोफेशन में है, आप कोविड के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जिस भी प्रोफेशन में है, जब ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर अच्छा होगा, तो आप बहुत प्रोडक्टिव काम दे पाएंगे। आपको अच्छी नींद आएगी, आप लोगों से बात करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, दूसरे लोगों को आपसे बात करने में अच्छा लगेगा। तो स्ट्रेचेस जरूरी है, मेडिटेट जरूर कीजिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको बैठना है और ध्यान मुद्रा में लग जाना है। आप लेटे लेटे भी बस आपके माइंड को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ करना है। मतलब जो हम डेली का रूटीन करते हैं, वो चीजें नहीं करनी है। शांत होके आप सोने से पहले आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप अच्छा सा हॉट शावर ले सकते हैं, अभी वेदर भी चेंज है। आप कुछ अपना फेवरेट म्यूजिक लगा सकते हैं। जो भी आपके वाइंड अप करने का तरीका है वो जरूर कीजिए, ताकि आप दिन भर की थकावट को आप खत्म कर दें और नेक्स्ट डे एक फ्रेश मॉर्निंग स्टार्ट करें। तो बिल्कुल लवली ने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया कि आखिर किस तरह के योग, स्ट्रेचिंग और प्राणायाम आपके काम आ सकते हैं और क्यों ज़रूरी है अपने जीवन में एक बहुत भले ही आप कम समय दें, 15 से 20 मिनट ही दें, लेकिन आपके जीवन में वर्कआउट या व्यायाम क्यों आवश्यक है। और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में तो जहाँ पर आपको इम्यूनिटी की सख्त आवश्यकता है, इम्यूनिटी बेहतर करने की आवश्यकता है, वहाँ ज़रूर आपको फोकस करना चाहिए वर्कआउट या योगा पे। चलिए डॉक्टर स्वाति, आप ज़रा फोकस करते हैं बच्चों और महिलाओं पे, और बच्चों में भी खास तौर पे हम जानते हैं कि बच्चे इस सीज़न में बार बार बीमार पड़ते हैं, कई बच्चे निमोनिया के भी शिकार हो जाते हैं, और ये एक तरह का बहुत ही चिंताजनक स्थिति बन जाती है। ऐसे में पहले से वो कौन से एहतियात या जिनके मेडिकेशन चल रही हैं, उनको आपकी क्या सलाह होगी? देखिए प्रशांत जी, हमेशा हाइजीन जो है वो एक ऐसा जरूरी हमारा अस्त्र है जिसको हमेशा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और बच्चों के साथ भी अक्सर हम ये देखते हैं कि क्योंकि हाइजीन का अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता है, इस वजह से कई बार बच्चों को सांस संबंधी परेशानियां जो है होती हैं। और वही ये मौसम में प्रदूषण भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसकी वजह से भी बच्चों को तकलीफ होती है। तो हमें दो तीन चीजें जरूर करनी चाहिए। एक, हमें बच्चों को हाइजीन के बारे में बताना कि कैसे हाथ धो करके खाना खाना है, किस तरह से अगर खांसी छींक आए तो आपको क्या कफ एटिकेट्स को फॉलो करना है, ये सब हमें जरूर बताना चाहिए। दूसरा, हमें बच्चों की इम्यूनिटी पे लगातार काम करते रहने की जरूरत है कि हम बच्चों को प्रेरित करते रहें कि वो अच्छे जो हेल्दी फूड्स हैं उनका चयन ज्यादा करें, और जो जंक फूड है उससे हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दूर करने की कोशिश करनी है। और जो मौसमी फल सब्जियां आती हैं उनका सेवन हमें बच्चों को करना सिखाना है, ताकि उनकी हेल्थ जो है वो आने वाले वक्त के लिए भी अच्छी रहे। और अभी तो वो ग्रो कर रहे हैं, तो इस वक्त उन्हें और भी ज्यादा न्यूट्रिशन की और इन सब चीजों की जरूरत होती है। तीसरा, हमें ये कोशिश करनी है कि अगर बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम या बुखार है तो हम खुद से घर में ट्रीटमेंट नहीं करें। अक्सर हम क्या देखते हैं कि एक बार जो प्रिस्क्रिप्शन बच्चे को दिया जाता है, तो अगर बच्चा दोबारा बीमार पड़ता है तो माँ बाप उसी प्रिस्क्रिप्शन को दोबारा यूज करते हैं और डॉक्टर से सलाह नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि पहले ये दवा दी थी और अभी भी यही दे देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिस तरह के लक्षण है बच्चे के वो हमें डिस्कस करना चाहिए, और फिर हमें जो है उस हिसाब से ट्रीटमेंट जो है
जो है आगे चलाना चाहिए। और हम ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई रेड फ्लैग साइंस दिखाई दे रहे हैं, या हमें लग रहा है कि बच्चे की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, या सांस तेज चल रही है, पसलियां चल रही हैं बच्चे की, या बुखार नहीं उतर रहा है, या बच्चा ठीक से खा पी नहीं पा रहा है, तो हमें जरूर जो है आगे के ट्रीटमेंट को किस तरह से लेके जाना है, ये हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इन चीजों को माँ बाप नजरअंदाज कर 20। देते हैं और 2-3 दिन जो है वो निकल जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और एक हमें ये ध्यान रखना है कि सर्दियों में भी हाइड्रेशन बहुत जरूरी होता है। तो गर्मियों में तो हम पानी की बात करते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं करते। तो सर्दियों में भी हमें बच्चों को प्रेरित करना है कि वो पानी अच्छे से पिए। और एक जो हम हीटर्स का बहुत ज्यादा रूम में इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना है कि कुछ वेंटिलेशन होना जरूरी है, सारे टाइम हीटर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और खास तौर से कुछ ना कुछ मॉइस्चर जो है कमरे में होना जरूरी होता है। तो हम एक स्टीमर लगा के रख सकते हैं जब हीटर यूज कर रहे हैं, या हम बाल्टी में पानी रखकर उसको गर्म करने के लिए रख सकते हैं। तो थोड़ा मॉइस्चर रूम में होना ये बहुत जरूरी है, वरना सांस से संबंधित परेशानियां और ज्यादा होती हैं। तो ये चीजों का खास तौर से ध्यान रखें। और वहीं अब मैं ये बोलूंगी कि देखिए, हम जब डेल्टा से जूझ रहे थे, या जो पुराने कोविड के वेरिएंट्स थे, तब हमारी चुनौतियां बहुत अलग थी, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था और बहुत घातक हो रहा था। लेकिन अब उसके बाद से जितने भी कोरोना के वेरिएंट्स आए हैं, वो ज्यादातर क्षीण हुए हैं, उनकी जो ताकत है वो धीरे धीरे कम हुई है। और यही एक अच्छी बात है। और इसी को लेकर के देखिए, अभी इंसाकॉग ने भी बोला है कि हमें चौथे बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। तो जो वैक्सीन हम लगा चुके हैं, जो इम्यूनिटी हमारे अंदर स्वाभाविक तौर से आई है इन्फेक्शन होने की वजह से, वही अभी हमारे लिए कारगर है, उससे हम बच सकते हैं। बस हमें थोड़े एहतियात रखने की जरूरत है। तो मास्क का जितना आप प्रयोग कर सकते हैं वो जरूर करें, बच्चों को भी करवाएं। और दूसरा, हैंडशेक जो है वो हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, कि अगर हम बहुत ज्यादा अनजान लोगों से मिल रहे हैं तो हम कोशिश करें कि ज्यादा हैंडशेक वगैरह नहीं करें। तो ये 2 चीजों का बिल्कुल, जरूर आपको ध्यान रखें। और साफ दूसरा, सफाई का पैनिक विशेष करने ध्यान की अब रखना है, और बिल्कुल जो भी भी जरूरत नहीं है। पहले प्रोटोकॉल रहे हैं उन सबको आप पालन करें तो ज़्यादा बेहतर है। स्पेशली मास्क को लेकर तो हमेशा से बार बार कहा जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा अस्त्र है आपके लिए। डॉक्टर ईश्वर, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि कुछ सलाह तो आपने दी, और आपने ये भी बताया कि कहाँ कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। फिर भी अगर इस तरह की बीमारियों और ख़ास तौर पे पूरे हेल्थ केयर में अगर आपके रिकमेंडेशंस को अगर हम समझना चाहें तो क्या होगी? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हमें बेहतर करने की या बदलने की आवश्यकता है, जिससे बड़ी से बड़ी जब इस तरह की स्थितियां पैदा हों या इस तरह की चैलेंजेस आएँ तो हम उसका मुकाबला बेहतर तरीके से कर पाएं? देखिए, लवली सिंह ने काफी अच्छे ढंग से बताया कि योगा या एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है। कबीर का दोहा जो लगभग 550 साल पुराना है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोय। तो ड्यूरिंग कोविड सबको लगा कि एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। कोविड चले गया, लोग वापस भूल गए। इतना भूल गए कि लोग जो पहले वॉक करते थे वो वॉक करना भूल गए। दूसरी एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है फिलहाल, वर्क फ्रॉम होम। ये वर्क फ्रॉम होम की इतनी खतरनाक बीमारी है कि कोविड उसके सामने कुछ भी नहीं है। उससे लोगों को ओबेसिटी हो रही है, डायबिटीज हो रहा है, अकेलापन आ रहा है, मेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, डिवोर्सेस हो रहे हैं, बच्चों पे असॉल्ट हो रहा है। तो ये जो चीजें हो रही है कोविड के बाद, उसको दुरुस्त करना है। तीसरी चीज ये है कि लगभग 30% लोग स्मोक करते हैं, और उसमें से 15-20% ऐसे कि जो बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं। आपको अपने फेफड़ों की इतनी फिक्र है, कोविड से इतना आप डर रहे हैं, तो स्मोकिंग बंद क्यों नहीं करते आप? तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हमेशा 24/7 याद रखना है। इसको सिर्फ कोविड को देख के याद नहीं रख करना है। और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम लोग क्या करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। मैं एक वेजिटेरियन हूँ बोल के सबको वेजिटेरियन बनने की नहीं कर रहा। अपने स्वार्थ के लिए, अपने बचने के लिए हम लोग हर एक के पैरामीटर में घुस रहे हैं। इकोलॉजी है, कहीं हर चीज खा लेते हैं लोग, चमगादड़ खाते हैं। जितनी नई बीमारी आ रही है सब वायरल बीमारियां हैं। उसमें से मैक्सिमम बीमारियां 50% ज्यादा जूनोटिक है, ये एनिमल से आ रही है। तो मैड काउ डिसीज है, बर्ड फ्लू है, सार्स है, कोविड है, ये सब बीमारियां, इबोला है, निपा है, जिका, ये सब के सब बीमारियां एनिमल से आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को अपने खुद के जिंदगी के लिए जो कीड़े मकोड़े हैं, जो एनिमल हैं, जो इकोलॉजी वाले चीजें हैं, उनमें सब में घुस रहे हैं, फॉरेस्ट में बन जा रहे हैं। तो उसका हमको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म में हमें सोचने की जरूरत है। ये इकोलॉजिकल बैलेंस की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो इनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। अदरवाइज
मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये तो चलता रहेगा, नई बीमारी आती रहेगी, हमें जूझना पड़ेगा। तो हमें 24/7 हेल्दी कैसे रहना है, अपने आप को, बच्चों को कैसे हेल्दी रखना है, उनको कैसी आदतें लगानी है, क्या डाइट होना चाहिए, तो ये अब बताना है और ये करते रहना चाहिए। बहुत ही बेहतर सलाह डॉक्टर ईश्वर आपने दी और बहुत से पहलुओं को आपने सामने रखा जिन पर वाकई ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनको समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, हमारे पास समय इतना ही है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर ईश्वर लवली, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा विश्लेषण रहा, हर पहलू को हमने सामने रखने की कोशिश की और निचोड़ यही है कि किसी तरह के पैनिक की सिचुएशन नहीं है, किसी तरह की चिंता की बात नहीं है और साल दर साल जिस तरह की चुनौतियों का हमने कोरोना के दौरान सामना किया, उसने कहीं ना कहीं हमें एक तरह से जागरूक भी बना दिया है। बस आवश्यकता ये है कि इस जागरूकता को थोड़ा और ज़्यादा लेवल अप करें और ज़्यादा बेहतर करें। जो पुरानी चीज़ें हैं, जो बेसिक्स हैं, उनका पालन करें तो किसी भी तरह का वायरस, कोई भी वेरिएंट हो जो अब तो एक मामूली प्रभाव डाल रहा है, उन सब से लड़ा जा सकता है, उन सब से पार पाया जा सकता है। फिलहाल कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।